नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया आपके साथ इतिहास की कड़ी में, और हमने आर की ये पहली क्लास रहेगी। आर स्पेशल बैच जो प्रारंभ किया है, तो उसकी ये पहली क्लास है। तो हम इतिहास से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास, थोड़ा विषय का परिचय करते हैं कि इतिहास है क्या। तो जैसे मेन वो होता है कि इतिहास क्या है, और इतिहास की जानकारी के स्रोत। ये भी लिख सकते हो कि कहाँ से कैसे पता चला कि ये इतिहास है या ये है। तो इतिहास को जानने के पहले क्या है यही समझ लेते हैं। चलो, इतिहास को अगर नॉर्मल जैसे अगर डिफाइन किया जाए या परिभाषित किया जाए, क्या है, सामान्य अगर किसी से पूछा जाए कि इतिहास क्या है, तो उसमें बाकी कुछ नहीं, बस सीधे सिंपल सा एक जवाब आता है। हर कोई ज़्यादातर किसी बच्चे से पूछो या किसी से पूछो कि इतिहास क्या है, तो वो आसानी तरीके से बड़े ऐसे जवाब देता है कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। तो एक लाइन में अगर हम जाने तो ये सबसे आसान और प्रामाणिक अगर बोला जाए तो उत्तर यही होगा हर व्यक्ति का, हर बच्चे का यही उत्तर होगा, और ये सर्वमान्य भी है कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन मात्र ही इतिहास। हाँ, ये एक सर्वमान्य एक लाइन में अगर जवाब देना हो तो ये हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि इतिहास है क्या, तो उसमें अगर आप देखा जाए तो अलग अलग समय कालखंड में अलग अलग जितने भी इतिहास लेखन के प्रक्रिया में जितने लेखक और वो आए जिन्होंने रिसर्चें की, उन्होंने अपने अनुसार इतिहास की परिभाषा को डिफाइन किया। कुछ मान्य हैं और कुछ मान्य नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ही वो जैसे बोल दिया कि एक कॉन्सेप्ट आता है कि इतिहास का एच बराबर, वो मैं अभी आपको करवाऊंगा, हिस्ट्री इक्वल टू 3p प्लस ई, एक ये आता है। तो ये भी दिया, एक परिभाषित किया गया, तो इसमें इतिहास को जो परिभाषा के तौर पर इसे प्रयोग किया गया, तो उससे इसे भी बताया। तो ये क्या है कि मान्य नहीं है, ये मान्यता नहीं, मान्य नहीं है, मान्य नहीं, या फिर स्वीकारोक्ति नहीं, इस दृष्टिकोण की स्वीकारोक्ति नहीं है। लेकिन अगर जैसे पूछा जाए तो वो एक शब्द में आप जवाब दे दोगे, लेकिन एक मेन जब इतिहास का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आता है हेरोडोटस का। तो जो हेरोडोटस जो 600 ईसा पूर्व के लगभग 600 बीसी के लोग थे, उनकी बुक, एक बुक आती है जो बहुत प्रसिद्ध या पहली बुक मान लो या वो मान लो, तो ये है हिस्टोरिका। इन्होंने जो एक बुक लिखी, हिस्टोरिका नामक, हिस्टोरिका बुक। तो जो हेरोडोटस जो 600 बीसी में 600 ईसा पूर्व में जब उन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक लिखी, तो उसमें इन्होंने जैसे बोलते हैं ना कि क्रमागत या क्रमानुसार इतिहास लेखन प्रारंभ किया। क्रमानुसार इतिहास लेखन प्रारंभ किया। अब जो हिस्टोरिका बुक जो लिखी 600 बीसी में, तो इनका मेन जो माना जाता है कि चलो बुक तो लिखी है और बुक तो प्रसिद्ध है ही है, लेकिन जो हेरोडोटस का मेन ये है कि उन्होंने क्रमानुसार इतिहास लेखन प्रारंभ किया, और इसी को समृद्ध करते हुए, जो मैंने अभी बताया ना कि उसी को समृद्ध करते हुए ये वाला h बराबर 3p प्लस ई वाला दृष्टिकोण से इतिहास को परिभाषित किया गया। तो अब इसे समझते हैं कि थोड़ा इस पर मोटा मोटा और मैं बता देता हूँ। जब विषय के बारे में जब चर्चा चल रही है तो मोटा मोटा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये 3p और प्लस ई क्या है। नहीं आप कहोगे गुरुजी आपने तो पढ़ाने आए थे इतिहास और पढ़ाने लग गए, ये मैथ पता नहीं अलजेब्रा करवा रहे हैं कि पता नहीं क्या करवा रहे हैं। तो ये इतिहास की डेफिनेशन बस क्या है कि थोड़ा शॉर्ट में और अल्फ़ाबेट प्रयोग करके थोड़ा लिख दिया है अपना,
जब कोई नया आपको सामान्यतः आप देखते होंगे कि जब किसी के विचार या किसी को उसे मतलब उस पे कुछ अपना नया वो करना हो, अपना विचार लाना हो या कोई लाना हो, तो एक जैसा तो लाता नहीं, कुछ तो अलग लाएगा। तो यही थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ये अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया है। इसमें एच क्या है? एच इसमें हिस्ट्री है, ये तो सबको पता है। हिस्ट्री हो गया। अब ये आ गया 3P। तो मैं अभी आपको थोड़ा कलर का पेन चेंज करके और समझा दूँ। ये 3P क्या है? 1P 2P और ये तो 1P तो हो गया पर्सन, पर्सन। एक हो गया प्लेस, प्लेस। एक हो गया पीरियड। तो पर्सन व्यक्ति हो गया, व्यक्ति। प्लेस स्थान, स्थान। और पीरियड हो गया काल या समय, काल या समय, समय या टाइम, कुछ भी लिख लो, पर्यायवाची ही है। तो पीरियड का प्रयोग जहाँ किया जाता है तो इसमें यहाँ समय में किया, उस पर किया गया है। और जो ई जो हो गई, ये हो गई इवेंट, EVENT। इवेंट, इवेंट घटनाएं, घटनाएं। तो इतिहास जो परिभाषा दी गई उसमें कहा गया कि किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित स्थान पर, किसी व्यक्तित्व के द्वारा जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को इतिहास कहा जाएगा। तो क्या साथियों, समाज में किसी व्यक्ति के द्वारा जितनी भी घटित घटनाएं हैं उन्हें इतिहास बोला जाएगा? नहीं, क्योंकि हर घटना कैसे इतिहास हो सकती है? तो इसी तरीके, इसी आधार पर इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया, इसकी स्वीकारोक्ति नहीं हुई, स्वीकारोक्ति नहीं, इसे नहीं स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि हर समाज की हर घटना इतिहास हो नहीं सकती। तो इससे आगे अगर आप बढ़ोगे, तो अब इससे आगे मैं आपको बताता हूँ जो वर्तमान परिदृश्य में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान दृष्टिकोण में जो इतिहास को परिभाषित किया गया है, वो किया गया है हिस्ट्री इक्वल टू फंक्शन ऑफ FUCTI, फंक्शन ऑफ EPC और S। अब आप कहोगे गुरुजी अभी खुद ही कह रहे थे कि ये मैं अलजेब्रा और ये सब स्वीकारोक्ति नहीं है, अब खुद ही बताने लग गए कि स्वयं में कि ये H बराबर फंक्शन ऑफ। तो ये भी एक परिभाषा ही है, उसी को एक वर्तमान दृष्टिकोण को जो स्वीकारोक्ति है वो इसी में है। तो ये बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार और विस्तार से। हालांकि ये थोड़ा हमारा RO का बैच है, लेकिन फिर भी अगर इतना अगर ज़्यादा अंदर नहीं तो लेकिन मोटा मोटा तो कुछ तो समझाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करवाने हैं। और ये अगर आप समझ गए तो समझ लो इतिहास को समझने का, इतिहास को पढ़ने का एक दृष्टिकोण आपका चेंज होगा। और दृष्टिकोण में परिवर्तन आते ही आपको दिमाग में बैठने लग जाएंगी चीजें कि इतिहास अगर अच्छा यहाँ से हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से R37 मिला तो क्यों मिला, उसके बाद यहाँ से जो गुप्त काल की मूर्तियां मिल रही हैं तो ये क्यों मिल रही हैं। तो ये सब इसी के आधार पर जब दिमाग में बैठ जाएगा ना कि EPCS क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको हर एक एक मतलब एक एक पहलू समझ में आने लग जाएगा। एक एक वो जो तस्वीर का हर एक पहलू, हर एक वो समझ में आने लग जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन अच्छा है, एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो आपको आगे इतिहास में पढ़ने में और याद करने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो H यहाँ हो गया हिस्ट्री, ये तो हिस्ट्री है। फंक्शन ऑफ E हो गया, ये हो गया इकोनॉमी, इकोनॉमी। P हो गया पॉलिटिकल या पॉलिटी, पॉलिटी। C हो गया कल्चर और S हो गया
सोसाइटी, तो ये जो इकोनॉमी, जो हिस्ट्री को, जो इतिहास को समझने के लिए आपको अर्थव्यवस्था समझनी पड़ेगी पहले तो, अर्थव्यवस्था, उसके बाद राजनीति, राजनीति, फिर संस्कृति, संस्कृति, और फिर समाज, समाज। अगर इतिहास को जानना है या इतिहास को समझना है तो आपको ये चार चीजें या चार पहलू समझने पड़ेंगे, या किसी स्थान के या किसी कालखंड के या किसी व्यक्ति के इतिहास के बारे में, या किसी विशेष कालखंड के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो उसकी पहले अर्थव्यवस्था जाननी पड़ेगी, फिर राजनीति जाननी पड़ेगी, फिर उसकी संस्कृति सॉरी, थोड़ी तबीयत नासाज है तो उस वजह से उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, पर अब जैसा हूँ, अब क्लास तो करनी थी, तो ऐसे ही संघर्ष है जीवन में, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो इतिहास को जानने के लिए आपको इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जाननी है किसी स्थान की या किसी कालखंड की, पॉलिटी, राजनीति जाननी पड़ेगी, संस्कृति मतलब कल्चर जानना पड़ेगा, और सोसाइटी, समाज के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसमें अगर सिंपल सा अगर आप देखें तो इतिहास की अगर परिभाषा, अगर इसी आधार पर अगर इतिहास की परिभाषा को हम देखें तो इतिहास एक अलग, जिसे आप कह सकते हैं कि इतिहास एक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन मात्र है। वर्तमान दृष्टिकोण में ये परिभाषा सटीक और सर्वमान्य है, तो इसे आप दिमाग में बिठा लीजिए। और किसी भी आगे मैं बस आपको समझाऊंगा कि इनके आधार पर, ये चार पहलू दे रखे हैं ना ईपीसीएस, इनके आधार पर आप किसी भी कालखंड के बारे में, किसी भी कालखंड के बारे में उसकी निरंतरता और परिवर्तन, ये जो दो शब्द नहीं है, इन्हीं के आधार पर आप कहीं भी इसे जैसे बोल सकते हो कि इस फॉर्मूले को लगा के आप किसी भी कालखंड के इतिहास के बारे में पूरी तरीके से जान सकते हैं। तो अब जैसे आगे हो गया, ये मैंने आपको करवाई दिया। जैसे अब मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा छोटा करके मैं लिख देता हूं, सिंपल सा मेन यही है कि ईपीसीएस जो चार पहलू हैं ये आपको समझने बहुत जरूरी है अगर इतिहास के ये मैं ऊपर लिख देता हूं, हिस्ट्री फंक्शन ऑफ ईपीसीएस सीएस। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये और सिंपल तरीके से मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। ये चार गोले हो गए, इनमें सबसे पहले इकोनॉमी, ये पॉलिटी, ये कल्चर और ये सोशल। ये निरंतरता और परिवर्तन। ये दो शब्द आप समझ लीजिए कि किसी भी कालखंड में अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, या अर्थव्यवस्था किसी एक काल से दूसरे काल में अगर चेंज हुई तो क्या निरंतरता, क्या तो जारी रहा, और क्या परिवर्तन आए, तो क्या जारी रहा और क्या परिवर्तन आए, ये देखना। ये इसी आधार पर, निरंतरता और परिवर्तन के आधार पर किसी कालखंड से, एक कालखंड से दूसरे कालखंड में जब चेंजिंग आती है, जब बदलता है कालखंड, तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसी आधार पर आप इतिहास का अध्ययन कर सकते हो। और यही इतिहास में अगर देखा जाए, अगर आपको एक और मैं समझा देता हूं थोड़ा कलर चेंज करके, तो ये जो परिवर्तन होगा, सबसे पहले इकोनॉमी परिवर्तित होगी, इकोनॉमी के बाद पॉलिटी परिवर्तित होगी, पॉलिटी के बाद कल्चर परिवर्तित होगा, फिर लास्ट में सोशल होगा। और ये विशेष ध्यान रखिए कि जो कल्चर और सोशल, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन बहुत ही धीरे से या बहुत निम्न उससे स्पीड से होंगे, या बिल्कुल स्लो, या बहुत कम स्पीड से चेंजेज आएंगे इसमें।
तो कल्चर और सोशल में बहुत धीमे से परिवर्तन आते हैं। आप इतनी आसानी से नहीं कि पहले तुरंत आपने इकोनॉमी चेंज की, वो तो राजनीति तो चलो स्पीड से। और सबसे जो तीव्र परिवर्तन जो होता है, ये मैं आपको बता दूं, तीव्रतम जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन वो इकोनॉमी में होता है। अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बदलती है, और जब अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बदलेगी तो उसके बाद तुरंत बाद पॉलिटी, राजनीति बदलेगी। जब आप सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि गांव का कोई मुखिया है, अब उस पर पैसा नहीं है, गांव का सरपंच बना दिया। पहले क्या था कि जनमत से या सबकी सहमति से एक सरपंच की ये बढ़िया, ये सबसे बढ़िया गांव का सबसे बढ़िया इंसान है, इसी को चुन लीजिए, उससे वोट दिया, बिना वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया। बाद में फिर जब वोटिंग सिस्टम और ये सब स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उस पर पैसे कम पड़ गए, किसी पे ज़्यादा पैसे, कोई ज़्यादा पैसे वाला है, उसने जब वो किया चुनाव और वो लड़ा, तो उसके आधार पर उसके जैसे ही उस पर पैसे हुए तो पैसे वाला सरपंच बन गया। तो जब पैसे वाला जिस पे इकोनॉमी है, उस जिस पे पैसा है उसी ने मदद की, सबकी मदद की, तो लोगों ने उसे वोट दिया और वो सरपंच बन गया। तो राजनीति परिवर्तित हुई कि नहीं हुई? अब उस पे और पैसा आया, जब आगे पैसा आएगा तो इंसान चाहेगा और महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं। तो उसने कहा कि सरपंच तो मैं लड़ चुका हूं, अब आगे ब्लॉक स्तर पर या राज्य स्तर पर लड़ेगा, तो कैसे लड़ा, उसमें इतनी वो कैसे आई कि मैं सरपंच छोड़ के अब मैं ब्लॉक स्तर पर। उसकी इकोनॉमी मजबूत हुई तभी तो आई, जब उसमें पैसा होगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही इकोनॉमी परिवर्तित हुई, राजनीति परिवर्तित होगी, क्योंकि राजनीति में उसको हस्तक्षेप करेगा और परिवर्तित। उसके बाद फिर कल्चर जब राजनीतिक परिवर्तित हो जाएगी तब दीर्घ काल तक, जैसे दीर्घ नहीं आप बोल सकते हो कि मिनिमम आप 100-200 साल तो मान ही लो, 100-200 साल लगभग टाइम पीरियड मान लो, तब जाके कहीं जो कल्चर है, संस्कृति है हमारी, संस्कृति और सोशल सामाजिकता में तब जाके कहीं आपको परिवर्तन दिखता है। तो बहुत ही निम्न गति से परिवर्तन होता है। ये नहीं कि इकोनॉमी में जैसे इकोनॉमी जैसे ही परिवर्तित हुई और तुरंत आप पॉलिटी में परिवर्तन आ जाएगा और पॉलिटी के बाद फिर संस्कृति और सामाजिकता में आ जाएगा। नहीं, पॉलिटी तक तो हो सकता है कि तीव्रतम परिवर्तन रहे, वैसे पॉलिटी में भी, राजनीति में भी इकोनॉमी से तो स्लो रहेगा, इकोनॉमी से तो धीमा परिवर्तन रहेगा, लेकिन कल्चर और सोशल में बहुत ही निम्न गति से परिवर्तन होगा और बहुत ही धीरे धीरे चेंजेज आएंगे या परिवर्तन होगा। वो आपने सुना ही होगा कि भारतीय संस्कृति सनातन कितनी वर्षों से अपनी जगह, और जितनी भी नई नई विचारधाराएं आई, विचार आए, पंथ आए, मजहब आए, तो वो एक दो लाइनें हैं उनकी, इकबाल साहब की हैं, जहाँ तक है मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इकबाल साहब की हैं कि कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो वही है कि जो प्राचीन, उससे हम संस्कृति और अपने सामाजिकता को जीते आ रहे हैं, उसमें अचानक ऐसी परिवर्तन थोड़ी कर देंगे। वो धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन और बहुत ही निम्न गति से परिवर्तन होगा। तो यही था साथियों, एक बार कि जब आप इसे समझ जाओगे ना, तो ये थोड़ा हो गया, इसे मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो ये जो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले इकोनॉमी बदलेगी, उसके बाद पॉलिटी चेंज जाएंगे, पॉलिटी के बाद कल्चर चेंज जाएंगे, और कल्चर के बाद सोशल या सोसाइटी हमारी बदलेगी। लेकिन ये जो कल्चर और जो सोसाइटी है, इसमें बहुत धीमी गति से परिवर्तन आएंगे, धीमी गति से परिवर्तन आएंगे।
अगर आप जैसे देखोगे, अगर आप थोड़ा सा और आगे आप आओगे तो आप भारतीय समाज, अगर भारतीय समाज में, अगर पर्टिकुलर भारतीय समाज के बारे में अगर आप बात करो, तो भारतीय समाज एवं संस्कृति में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों की अपेक्षा निरंतरता दिखेगी आपको। जैसे आगे आप बढ़ोगे कि पाषाण काल आएगा, पाषाण काल से आप सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता से वैदिक युग, तो आपको साफ दिखाई देगा, स्पष्ट आप देख पाओगे कि जो भारतीय समाज और संस्कृति है उसमें आपको परिवर्तन तो हो तो रहे होंगे, ऐसा नहीं कि परिवर्तन ना हो रहे होंगे, लेकिन एक तो निम्न गति से हो रहे होंगे, और दूसरे क्या कि परिवर्तनों की अपेक्षा निरंतरता दिखाई देगी, निरंतरता ज्यादा दिखाई देगी। तो ये आपको जैसे ही आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा तो आगे आप बड़ी आसानी से वो कर सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय संस्कृति में, और इसी आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो मैंने अभी बताया था कि संस्कृति और समाज में बहुत ही निम्न गति से परिवर्तन होता है, इस तरीके से नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ा, अब ये EPCS वाले जितने भी हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल, इनको खोल देते हैं थोड़ा और विस्तार से, थोड़ा और डिटेल में, हल्का सा, क्योंकि पहली क्लास है, थोड़ा डिटेल में। वैसे है तो आर ओ की, लेकिन अभी करते हैं सबसे पहले इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। अब ये जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, जैसे बोलते हैं ना कि किसी समाज को जानने के लिए अर्थव्यवस्था बोल दी हमने, और जो अलग अलग जिस तरीके से हमने नाम ले दिए कि अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीति और सामाजिकता। अब इसके अंदर ऐसे थोड़ी है कि यही लिख के चले आओ पूरा कुछ भी बात आ जाए, ये थोड़ी पूछेगा कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए थे और ये। तो इसके अंदर अगर आप जैसे जाओगे तो अंदर बड़ा सिंपल तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था आखिर किन ऐसे पहलू हैं, अर्थव्यवस्था के भी तो पहलू होंगे, किन पहलुओं के आधार पर आप इसे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को का आकलन करोगे, कहाँ देखोगे, कुछ तो ऐसा होगा। तो उसी के उसमें अगर आप देखो तो सिंपल सा है कि सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमी में कृषि की स्थिति, एग्रीकल्चर है कि नहीं है, कृषि की स्थिति। जो एग्रीकल्चर की स्थिति के क्या, एग्रीकल्चर, अब जैसे शुरुआत में पाषाण काल में कृषि नहीं थी, तो उसमें देखेंगे कृषि की स्थिति है कि नहीं है, क्या करते थे, फिर पेट पालने के लिए कृषि नहीं थी तो क्या करोगे, तो उसके लिए कृषि की स्थिति देखना पड़ेगा। उसके बाद शिल्पों का उदय देखना पड़ेगा कि क्या शिल्प रहे, शिल्पों का उदय। और तीसरे उस पे आ जाओ तो शिल्पों के उदय के बाद अगर आप देखोगे तो व्यापार वाणिज्य देखना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है तो व्यापार वाणिज्य तो जो होगा ही, व्यापार वाणिज्य। और अगर व्यापार वाणिज्य में भी अगर आप देखोगे तो आपको दो स्तर पर देखना पड़ेगा, थोड़ा और मैं बता देता हूं। इसमें एक आंतरिक देखना पड़ेगा, आंतरिक व्यापार वाणिज्य, और एक बाह्य व्यापार वाणिज्य देखना पड़ेगा। और इसमें भी अगर थोड़ा आप अंदर जाओ तो थोड़ा यहाँ पे पेन चेंज कर दूं मैं, तो बाह्य जो व्यापार वाणिज्य है उसको भी दो पार्ट में आपको देखना पड़ेगा, आयात इंपोर्ट और निर्यात एक्सपोर्ट। क्या आयात करते थे हम, क्या निर्यात करते थे, कौन सी चीज हम बेचते थे या कौन सी चीज हम खरीदते थे, तो ये सब इसमें आयात निर्यात में आ जाएगा। व्यापार वाणिज्य में आंतरिक बाह्य के अंदर अगर आयात निर्यात देखोगे, और अगर आयात निर्यात, जब हमारा अगर आयात निर्यात आप देखने के बाद अगर देखोगे तो मेन जो वो आ जाएगा, मुख्य जो बिंदु या मुख्य पॉइंट जो आ जाएगा आयात निर्यात के बाद, हमें देखना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो नहीं गड़बड़, क्योंकि भुगतान संतुलन अगर हमारा अच्छा है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी है, और भुगतान संतुलन ही अगर गड़बड़ा रहा है तो फिर इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इनके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना पड़ेगा, भुगतान संतुलन।
सॉरी, इससे आगे अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी में नगरीकरण देखना पड़ेगा। नगरीकरण कि नगरीकरण कैसा है, और नगरीकरण है तो उसी के आधार पर आपको जितने भी हैं, अगर उसी के आधार पर आपको टैक्सेशन, कर व्यवस्था, जैसे टैक्सेशन आप बोल लो, टैक्सेशन या कर व्यवस्था, कर व्यवस्था, तो इनके आधार पर आपको इकोनॉमी देखनी पड़ेगी। अगर आप इससे आगे जैसे अगर बढ़ते हैं, ये मैं साफ कर देता हूँ, पॉलिटिकल पे आते हैं। अब ये हो गया। तो पॉलिटिकल में क्या है, पॉलिटिकल में जो राजनीतिक होगा, पॉलिटिकल जो राजनीति में आप क्या देखोगे, राजनीति में सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किस जो राज्य का शासन है वो किस आदर्श पर चल रहा है, किस विचारधारा पे चल रहा है, या अगर आप कह सको तो जो वो उसमें था जो किस राजत्व सिद्धांत पर, ये भी तो देख सकते हो, ये भी तो एक आदर्श हो गया, विचारधारा या राजत्व सिद्धांत। तो ये आप मेन सबसे पहला पॉइंट आपको यही देना पड़ेगा, किस आदर्श पर है, आदर्श या विचार, किस विचार पर है, विचारधारा, विचारधारा लिखो वो ज्यादा अच्छा है, विचारधारा पर है, और किस राजत्व सिद्धांत पर है, राजत्व सिद्धांत पर है, सिद्धांत पर है। अगर इससे आगे आप बढ़ोगे तो अगर जैसे पॉइंट देखोगे तो अब आदर्श हो गया, विचारधारा, राजत्व सिद्धांत देख लिया। अब किस, अगर राजनीति के बारे में जानना है तो आपको ये देखना पड़ेगा किस प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी है, या किस प्रशासनिक ढांचा कैसा है, और प्रशासनिक ढांचा अगर कैसा है तो अधिकारी कैसे हैं, अधिकारी कैसे हैं, तो फिर उसके बाद जो टैक्सेशन लगा हुआ है उसके रूल्स और रेगुलेशन वाला जो पोर्शन है, वो जो टैक्सेशन लगे हुए हैं, जो कर लगे हुए हैं, वो तो इकोनॉमी में आ गया, लेकिन जो टैक्सेशन किस रूल्स और रेगुलेशन, किस नियम कानून के तहत लगाए गए, वो सब इस राजनीति में आएंगे, क्योंकि जो राजनीति है वही तो डिसाइड करेगी किस तरीके से हमें वो करना पड़ेगा, जो अपने टैक्सेशन और वो लगाने पड़ेंगे। तो अब आप प्रशासनिक ढांचा, तो दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हो प्रशासनिक ढांचा। अगर आप इससे आगे आप देखो तो प्रशासनिक ढांचा हो गया। अब अधिकारी, अधिकारी, अगर प्रशासनिक ढांचा होगा तो अधिकारी भी होंगे। और जो मेन मैं आपको बताऊं थोड़ा कलर चेंज करके, कि जो किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा अगर राजनीति, किसी भी राज्य के राजनीतिक पहलू सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण पहलू अगर किसी को माना जाएगा तो वो अधिकारी होंगे, क्योंकि अधिकारी ही डिसाइड करते हैं कि राज्य की जो राजत्व सिद्धांत या प्रशासनिक ढांचा या प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार चलेगी, या किस तरीके से चलानी है, या किस तरीके से चलेगी, ये अधिकारी ही डिसाइड करते हैं। और इसी से आगे आप देखो तो इसी से आगे अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ पे आप टैक्सेशन ये वाला भी लिख सकते हो, टैक्सेशन, कर व्यवस्था, तो ये पॉलिटी हो गई। मोटा मोटा पॉलिटी में अगर आप इम्पोर्टेंट देखोगे तो ये चार ही वो हैं, उनके आधार पर आप पॉलिटी को वो कर सकते हो। अब इससे आगे हम आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आगे अब कल्चर पे आ जाते हैं। कल्चर भी करवा देता हूँ पूरा उसमें, कि कल्चर में हम क्या, संस्कृति, अब कल्चर हो गया। कल्चर में आप क्या आ जाएगा, कल्चर में आ जाएगा आर्ट, कला क्या है, स्थापत्य और साहित्य, कौन कौन से साहित्य हैं, और जो धर्म वाला, धर्म का जो पार्ट है उसका धर्म का। और ये मैं बता दूं, धर्म कल्चर में भी होगा और समाज में भी होगा।
लेकिन कल्चर में होगा वो दर्शन और विचारधारा वाला इसका भाग धर्म का। और जो धर्म का जो धार्मिक कर्मकांड वगैरह ये सब ये समाज में आ जाएंगे। तो इसी पे अगर कल्चर में आप देखें तो सबसे पहले कल्चर में साहित्य, साहित्य कैसा है, साहित्य के बारे में जानेंगे। और साहित्य के बाद आप आर्ट या कला, अगर कला में भी आप अंदर थोड़ा और विस्तार से जाने तो आप स्थापत्य, स्थापत्य कला, मूर्ति कला सॉरी स्थापत्य, मूर्ति, और जैसे चित्रकला है, चित्रकला, और मृदभांड भी आ जाएंगे, मृदभांडों पर जो मृदभांड भी आ जाएंगे। और संगीत कला है, संगीत कला भी इसी में आ जाएगी, देखना पड़ेगा तो संगीत कला। तो ऐसे आर्ट में आ जाएंगे ये सब। अब इससे आगे जैसे हम देखेंगे तो इसमें साइंस एंड टेक भी आ जाएगा कल्चर में ही, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आप कहोगे गुरुजी इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे? विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान और तकनीकी के इस आधार पर आप कर सकते हो कल्चर में कि संस्कृति में विज्ञान तकनीकी से क्या परिवर्तन आए। जैसे अगर शुरुआत में पाषाण काल से आप जिनका मोटे पत्ता मैं बताऊंगा, जैसे अब कल की क्लास पाषाण काल पे ही होगी जहाँ तक है, क्योंकि ये सब हो गया। ये थोड़ा इंट्रो बोलते हैं ना कि इंट्रो वाला है, थोड़ा इंट्रो सब्जेक्ट का जो इंट्रो होता है वो थोड़ी क्लास बड़ी हो जाती है और बोरिंग भी लगती है लोगों को, लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता था मुझे भी बोरिंग ही लगती थी। लेकिन है जो मैं जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ बड़ा आसान कर दिया है, लेकिन हमारे टाइम पे बहुत हार्ड था। तो जो विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है कि आप देखोगे कि पहले पाषाण काल में बड़ा पत्थर उसे एक हथियार के रूप में, क्योंकि छोटा काटने की वो ही नहीं थी, तकनीकी नहीं थी, और जैसे जैसे वो छोटे होते जाएंगे उनका प्रयोग बढ़ता जाएगा, और छोटे होंगे तो इंसान जो मानव है वो उसे कृषि के लिए प्रयोग करने लगेगा। अब जब मिट्टी की खुदाई करने लगेगा तो उसी तरीके से धीरे धीरे क्रम के विकास में ऐसे पशुपालन होगा, फिर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होगी, फिर आगे जैसे लोहे की खोज हो जाएगी तो आपको हथियार बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो सैन्य व्यवस्था, फिर जन बनेंगे, फिर जनपद बनेंगे, फिर महाजनपद बनेंगे। जब महाजनपद भी और तकनीकी विकास होगा तो आपको साम्राज्य बनेगा। ये क्रमिक एक रहेगा, क्रमिक होता है ये, ऐसे नहीं कि अचानक आया कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य अचानक आया, चाणक्य उन्होंने साम्राज्य स्थापित, ये नहीं, ये क्रमिक एक भौगोलिक अवस्थिति। और मेन होता है भौगोल। इतिहास को अगर जानना है तो आपको भौगोलिक, जो आपको एक और मैं बता दूं, इतिहास को जानने के लिए आपको भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति और उसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, या आप सिंपल और साधारण भाषा में अगर आप समझो तो किसी काल या किसी स्थान के या किसी कालखंड के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना तो उसकी भौगोलिक अवस्थिति या उसका भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करना प्रारंभ कर दो, आपके सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से। क्योंकि भौगोलिक के जो भौगोलिक जो अवस्थिति है या भौगोलिक कारण है या भौगोलिक उसका इन्वायरमेंट है, जो भौगोलिक वातावरण है आसपास का या जितना भी है, उसी के आधार पर हर चीज डिसाइड होती है। भौगोलिक ही डिसाइड करता है इकोनॉमी को, इकोनॉमी डिसाइड करेगी पॉलिटी को, और पॉलिटी डिसाइड करती है आपको पता ही है कि कल्चर को। तो वो धीरे धीरे यही होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है भौगोलिक दृष्टिकोण, उसे भौगोलिक उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये थोड़ा अचानक ध्यान आ गया तो मैंने कहा ये एक बार और समझा देता हूँ। तो कल्चर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गई, उससे आगे आप धर्म वाला पोर्शन, हाँ जो मैं कह रहा था कि धर्म वाला, ये भी आप देख लो। धर्म, जो धर्म यहाँ भी है तो ये रहेगा विचारधारा और दर्शन। धर्म का जो विचारधारा और दर्शन वाला पोर्शन यहाँ रहेगा, और धर्म का जो कर्मकांडों वाला पोर्शन है वो सामाजिकता में या सोसाइटी में। अब इससे आगे बढ़ते हैं।
तो अब आपको सोसाइटी वाला पोर्शन भी एक बार मैं करवा देता हूँ पूरा। सोसाइटी, समाज। अगर किसी समाज, किसी उसके समाज के बारे में अगर आपको जानना हो, किसी स्थान के या किसी काल के, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप देखोगे कि स्तरीकरण क्या है उसका। अगर देखा जाए तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है तो आप समझ जाओ, स्ट्रेटिफिकेशन ही बोलते हैं वैसे तो, लेकिन स्तरीकरण आपको देखना पड़ेगा। अगर हिंदी में अगर आप जानो तो समाज का मेन सबसे पहले पॉइंट रहेगा स्तरीकरण। स्तरीकरण, आपका स्तरीकरण देखेंगे। उसके बाद अगर आप आगे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि समाज सत्तात्मक है या मात्र सत्तात्मक है। और इससे आगे अगर आपको देखना पड़े तो समाज में फिर महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, समाज पितृ सत्तात्मक है या मात्र सत्तात्मक। अगर इससे और आगे जैसे नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, कि स्थिति। अगर महिलाओं की स्थिति के बाद अगर आप देखेंगे तो आहार विहार और मनोरंजन, खान पान, पहनावा, ये सब आप आगे देख सकते हो। और समाज में से नेक्स्ट पॉइंट में ये सब डाल ही लो, आहार विहार, पहनावा, मनोरंजन, ये सब डाल सकते हो। और आप अगर देखना चाहो तो जो पासा, चलो मनोरंजन में ही आ जाएंगे वो तो, पासा खेलना और ये सब खेलना, और जैसे जो बोलते हैं ना कि पक्षियों को लड़ाना, ये सब, तो ये एक मनोरंजन में आ जाएगा ये तो पोर्शन। अब आप इसमें एक वो धर्म वाला, हाँ धर्म भी डाल सकती है उसमें, कर्मकांड सॉरी। अब इससे आगे अगर आप देखो तो ये हो गया मेन, मैंने आपको मोटा मोटा करवा दिया कि इतिहास को जो ईपीसी है, जो पहलू है उसके, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल, उसी की बता दिया कि इकोनॉमी में ये शिल्प और ये सब आते हैं। और वो मैंने धीरे धीरे बता दिया आपको, इकोनॉमी में क्या आता है, पॉलिटी में क्या आता है, और कल्चर में क्या आता है, सोसाइटी में क्या आता है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो आपको इतिहास के अध्ययन के स्रोत। आपको मेन ये जो पॉइंट है एक ये और समझना पड़ेगा कि इतिहास के बारे में और जानने के लिए इतिहास के अध्ययन के स्रोत, क्योंकि उसी के आधार पर आपके दिमाग में बैठेगा कि किस तरीके से क्या समझ रहा होगा इतिहास। इतिहास के अध्ययन के स्रोत। अब ये जो इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं उनको आपको अब दो भागों में विभाजित किया गया है। एक साहित्यिक स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत हैं। अगर साहित्यिक स्रोतों में अगर आपको देखा जाए तो साहित्यिक स्रोतों को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है या दो भागों में विभाजित किया गया है, और वो है धार्मिक साहित्यिक स्रोत और धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत। अगर धर्मनिरपेक्ष में मोटा मोटा अगर धार्मिक में देखा जाए, पहले धार्मिक देख लेते हैं, तो धार्मिक में मोटा मोटा हो जाएगा बौद्ध साहित्यिक स्रोत, बौद्ध साहित्यिक स्रोत, जैन धर्म मतलब साहित्यिक स्रोत या धार्मिक साहित्यिक स्रोत पूरा, और एक आ जाएगा ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हो। और धर्मनिरपेक्ष की अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्ष में आ जाएगा जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और उसकी विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, और विदेशियों का विवरण भी इसमें आ जाएगा। मेगस्थनीज की इंडिका है, और वो कल्हण की राज तरंगिणी भी इसमें आ जाएगी धर्मनिरपेक्ष में, क्योंकि उसमें भी धर्म की कोई वो नहीं है। संगम साहित्य भी आ जाएंगे धर्मनिरपेक्ष में ही। तो यही है, इसी के आधार पर अगर आप जैसे मोटा मोटा मैं आपको और करवा देता हूँ और डिटेल में।
इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ये पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब ये जो साहित्यिक स्रोत हैं उन्हें दो भाग में विभाजित किया गया है, दो पार्ट में विभाजित किया गया है। ये धार्मिक साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्यिक स्रोत, और एक हो गए धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष साहित्यिक स्रोत। अब इससे आगे जैसे ही जाओगे तो इससे आगे मैं आपको बता देता हूं। अब ये जो साहित्यिक स्रोत थे, स्रोत में जो धार्मिक थे, धार्मिक, इनको भी तीन पार्ट में विभाजित किया गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला ये, तो ये हो गए बौद्ध, बौद्ध साहित्य, एक जैन साहित्य, जैन साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। ये जो साहित्यिक स्रोत हैं उनमें से उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया था, धार्मिक साहित्यिक स्रोत और धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत। और जो धार्मिक साहित्यिक स्रोत है उसे तीन भाग में विभाजित किया गया, ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अगर ब्राह्मण साहित्य में देखा जाए तो आप मोटा मोटा कह सकते हो कि वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, हाँ तो ये आप लिख सकते हो सीधे ब्राह्मण में कि वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब आ जाएंगे ब्राह्मण साहित्य में। अगर आप देखो बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य में आपको सिंपल से आ जाएंगे, जैसे बौद्ध त्रिपिटक आ जाएंगे, दीपवंश, महावंश और परिशिष्ट पर्वन, ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है। तो आप बौद्ध साहित्य में अगर देखा जाए तो आप दीपवंश, महावंश, त्रिपिटक और एक परिशिष्ट पर्वन, ये। और जैन साहित्य में आप देखो तो जैन साहित्य में आ जाएंगे कल्पसूत्र और कल्पसूत्र के आ जाएंगे, कल्पसूत्र है और एक दिव्यावदान करके वो है, तो आप सीधे लिख सकते हो कल्पसूत्र, दिव्यावदान वो भी लिख सकते हो। तो ये हो गए धार्मिक साहित्यिक स्रोत। अगर आप धर्मनिरपेक्ष में जाओ तो ये मैं एक बार साफ कर देता हूँ कि आपको मोटा मोटा धार्मिक साहित्यिक स्रोत हो गए। अब धर्मनिरपेक्ष वाला अगर आप देखो तो धर्मनिरपेक्ष इसी का साहित्यिक स्रोत का दूसरा पार्ट, यहाँ धर्मनिरपेक्ष साहित्य अगर देखा जाए तो आप सिंपल सा यहाँ से लिख सकते हो, ये तीन चार पार्ट में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का
अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी, कल्हण की राजतरंगिणी, राज और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। और अगर इससे आगे अगर आप देखा जाए तो बाणभट्ट की हर्ष चरित्र, ये एक भी और लिख सकते हो तो यही लिख दो, या इस साइड नहीं, इस साइड लिख दो, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र। अब इसके साथ देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष में ये हो गई कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्याण की राजतरंगिणी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट की हर्षचरित्र। इसके साथ ही आप देख सकते हो इसी में कि विदेशियों का विवरण, ये भी धर्मनिरपेक्ष में आ जाएगा। विदेशी यात्रियों का विवरण भी आपको अगर देखोगे तो ये धर्मनिरपेक्ष में ही आ जाएगा। और इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो, संगम साहित्य, संगम साहित्य, इनको भी आप धर्मनिरपेक्ष साहित्य में जोड़ सकते हो। और इसी में अगर आप देखो तो इसी में धर्मनिरपेक्ष में ही विदेशियों का यात्रा विवरण, तो इसमें विदेशियों की यात्रा विवरण में आ जाएगा मेगस्थनीज की इंडिका आ जाएगी, फायान का विवरण आ जाएगा, और ह्वेनसांग का विवरण आ जाएगा, इत्सिंग का आ जाएगा। आप लिख भी सकते हो पूरा। एक सेकंड पूरा साफ करके एक सेकंड। विदेशियों का विवरण, मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका, फायान का विवरण, ह्वेनसांग का विवरण, ह्वेनसांग का विवरण। तो ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आ जाएंगे। इससे आगे जैसे अब ये हो गए हमारे साहित्यिक स्रोत पूरे के पूरे हो गए। इससे आगे आप जैसे ही चलोगे तो अब आप आ जाओ, साहित्यिक स्रोत हमने कर ही दिए थे, तो अब आ जाओ पुरातात्विक, 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 पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आएगा? पुरातात्विक स्रोत में एक तो मेन, पहले थोड़ा कलर चेंज करके मैं आपको एक वो बता दूं कि प्रामाणिकता है इनकी, प्रामाणिकता सबसे ज्यादा है, प्रामाणिकता है या ज्यादा है, ज्यादा, ये आप एरो मान लो सीधे, प्रामाणिकता ज्यादा है। साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा है इनकी प्रामाणिकता ज्यादा होती है, पुरातात्विक स्रोतों की। और इसके अंतर्गत आपको देखें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आप लिख सकते हो अभिलेख, मृदभांड, सिक्के, मूर्तियां, महल, किले, स्मारक, ये सब पुरातात्विक स्रोतों में आ जाएंगे उसी आधार पर। तो अब देखो सबसे पहले अभिलेख, मृदभांड,
मूर्तियां, सिक्के, और एक पॉइंट में आप मोटा मोटा डाल लो महल, स्मारक, ये सब डाल लो, महल, स्मारक, किले भी डाल सकते हो आप, इसी में डैश करके कर लो किले। तो ये आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया कि इतिहास को अध्ययन के जो स्रोत हैं वो क्या हैं, और उसी के आधार पर आपको जैसे बताना हो कि साहित्यिक स्रोत ये होते हैं। अगर साहित्यिक स्रोतों की अगर जैसे सीमाओं की बात करो तो पुरातात्विक स्रोतों की तो प्रामाणिकता सर्वाधिक है ही है, सबसे ज़्यादा पुरातात्विक स्रोत प्रामाणिक हैं। लेकिन साहित्यिक स्रोत क्या है, एक तो साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों के पीछे ज़्यादा मिलती है। अगर जैसे वैदिक शुरुआत में आप देखोगे, जैसे पाषाण काल में सिंधु सभ्यता या हड़प्पन कालीन इसमें देखोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आपको पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा मिलेंगे और साहित्यिक स्रोत द्वितीयक, वैसे भी द्वितीयक हैं और कम मात्रा में मिलेंगे, साहित्यिक स्रोत इतने उपलब्ध नहीं। लेकिन आप वैदिक साहित्य से, वैदिक युग से आगे आगे जाओगे आप, तो आपको साहित्यिक स्रोत लास्ट में, अगर आप मुगल काल और आप मॉडर्न तक पहुंचोगे तो आपको मिलेंगे कि साहित्यिक स्रोत बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे। लेकिन प्रामाणिकता प्रातात्विक स्रोतों की है, ज़्यादा है साहित्यिक स्रोतों की। तो साहित्यिक स्रोतों की अगर प्रामाणिकता कम है तो कुछ सीमाएं भी होंगी। तो आप थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको सीमाओं वाला और बता दूं आपको कि जो सीमाएं, जो साहित्यिक स्रोतों पे अगर कोई आपसे पूछने लग जाए एक बार कि साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं, साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं, तो आप मोटा मोटा ये 3-4 पॉइंटों में आप बोल सकते हो कि साहित्यिक स्रोत प्रमाणिक, अगर पूछे आपसे कि सीमाएं क्या हैं या साहित्यिक स्रोतों में को प्रमाणिक क्यों नहीं माना जाता। होता है ना कि आजकल ऐसे प्रश्न आप नॉर्मल भी अगर किसी से पूछो तो होता है कि नई क्लास जब स्टार्ट होती है तो बच्चा आता है ऐसे मेंटलिटी लेके। तो मैं जैसी सबसे पहली क्लास जो मैंने ली थी तो उसमें सबसे पहले बच्चे ने चलो मास्टर का टेस्ट लेते हैं, तो उसने यही पूछा कि अच्छा सर, अगर साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा पुरातात्विक स्रोत पर अधिक प्रमाणिक हैं तो क्यों हैं, ऐसी क्या है मिल, और साहित्यिक स्रोतों में कमी क्या है, ऐसे पूछा। सिंपल मतलब फ्लैट क्वेश्चन है उस तरीके से। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप जैसे ज़्यादातर दिमाग में आता है व्यक्ति के, तो बच्चा तो अक्सर करके यहीं पे रुक जाता है कि सर अगर ये प्रमाणिक माना जाता है क्यों माना जाता है, ऐसा क्या है। तो ये कुछ सीमाएं हैं कि मतलब कुछ कमियां बोल लो या सीमाएं बोल लो, ये सब। तो उसमें क्या है कि मेन जो सबसे पहली सीमा है कि ये धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। मेन जैसे धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक पूर्वाग्रह, जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त, ये हो गया मेन, ये हो गई। और दूसरी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, तो बात कोई टॉपिक या बात ही बोल लो, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये हो गई दूसरी। तीसरी क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, या मतलब उसे इस तरीके से बढ़ाना, इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना कि जैसे आपको सबसे ज्यादा, अगर आप अतिशयोक्ति के बारे में अगर आपको देखना तो आप रासो साहित्य पढ़ना। रासो साहित्य का जैसे ही जिक्र आएगा कल्चर में मैं कराऊंगा, उसमें थोड़ा रासो साहित्य का हल्का सा जिक्र आएगा, तो आप उसमें देख सकते हो कि उसमें इस तरीके से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो आप जैसे दरबार अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ये भी लिख सकते हो, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो गया। आप लिख सकते हो कि तिथि क्रम की प्रामाणिकता नहीं है, तिथि क्रम की प्रामाणिकता नहीं, तिथि क्रम की प्रामाणिकता नहीं, ऐसे ही अगर आप देखोगे तो क्षेत्रीयता का प्रभाव भी लिख सकते हो आप, ये भी अगर मोटा मोटा अगर आप देखते लिख सकते हो, कमियां ही लिख रहे हो तो इसमें
क्षेत्रीयता का प्रभाव मिलता है, क्षेत्रीयता का प्रभाव मिलता है, तो ये हो गया एक साहित्यिक स्रोतों की सीमाओं के बारे में जो बताना था कि धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है, तो तिथिक्रम की प्रामाणिकता नहीं है, और क्षेत्रीयता का प्रभाव मिलता ही मिलता है। अगर किसी क्षेत्र के उसमें बात होगी तो प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। अब इससे आगे अगर आप देखें तो आप सीधे सीधे अब आ जाते हो कि इतिहास का वर्गीकरण या इतिहास का विभाजन। इतिहास का वर्गीकरण या काल विभाजन भी लिख सकते हो, काल विभाजन। तो जो इतिहास का वर्गीकरण है वो लिपि के आधार पर, जो अगर आप जिससे पूछा जाए तो लिपि के आधार पर किया गया है, जिसे प्रमाणिक माना गया है। वैसे समय के आधार पर भी बहुत से विभाजन हुए हैं, बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने उन्होंने समय के आधार पर विभाजन किया, लेकिन उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता। लिपि के आधार को प्रमाणिक माना जाता है। तो लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। आपको अंग्रेजी में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ। क्योंकि लिखूंगा तो फिर नीचे वो जो मैं करवाऊंगा वो थोड़ी स्पेस नहीं बचेगा, फिर दूसरा वो करना पड़ेगा। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्री हिस्टोरिकल पीरियड प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड हो गया। तो अगर आप देखो तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था? प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं थी, लिपि नहीं, और जब लिपि नहीं होगी तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, तो पढ़ा भी नहीं गया। जब लिपि है ही नहीं तो पढ़ने की तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो लिपि नहीं हो गया। अब आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो थी, लिपि है, लेकिन पढ़ा नहीं गया, और ऐतिहासिक काल में लिपि भी है और पढ़ा भी गया है। लिपि भी है और पढ़ा भी गया है। तो आप देखोगे कि ऐतिहासिक काल में लिपि भी है, पढ़ा भी गया, तो यहाँ से इतिहास लेखन प्रारंभ हो जाएगा। और जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें एक तो लिपि नहीं है, और लिपि नहीं है तो आप, जब लिपि ही नहीं है तो आप पढ़ोगे कैसे? तो पढ़ने का कोई नहीं है। अगर आद्य ऐतिहासिक काल में आप देखो तो लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और इसी के आधार पर देखो तो जैसे हड़प्पा काल है, उसमें लिपि तो है, चित्राक्षर है, लेकिन उसमें पढ़ा नहीं गया। और दूसरा पॉइंट अगर आप आगे देखो तो आप वैदिक युग को भी आप इसमें वो कर सकते हो कि लिपि तो नहीं थी, लेकिन उसे आर्य, जो वैदिक युग में जो आर्य थे उन्होंने अपनी जीवन पद्धति को प्रदर्शित किया, आगे बढ़ाया। तो जैसे बताते हैं ना कि आर्यों ने एक दूसरे को कंठस्थ करके, बोल के, याद करा के, जैसे वेदों की कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ये 5वीं 6वीं शताब्दी में जाके, महाजनपद काल में जाके वेदों का लेखन किया गया है। लेकिन उस समय क्या था? कंठस्थ उस तरीके से याद करके या गा के या एक दूसरे को जैसे सुना के
याद करवाना कंठस्थ। तो वैसे ही है कि लिपि तो नहीं है, किंतु जो आर्यों ने अपना जीवन इस तरह से प्रदर्शित किया कि परवर्ती काल जो आने वाले समय, परवर्ती काल में लोगों को उनके जीवन का संपूर्ण जो ज्ञान है वो मिल सके। ये सब लिपि नहीं है, पढ़ा नहीं, लिपि तो है लेकिन पढ़ा नहीं है आद्य ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल में जब लिपि होगी, पढ़ा भी जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि 600 BC जो बौद्ध काल हुआ, उसमें जो इतिहास लेखन की प्रणाली की शुरुआत होती है तो ऐतिहासिक काल में ही होती है। तो इसी पे अब इससे आगे जो प्रागैतिहासिक काल, तो कल की क्लास में हम आपको, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल की क्लास में आपको 65 काल से प्रारंभ करेंगे। तो जय हिंद, राधे राधे साथियों, मिलते हैं कल।